यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 9 है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का। एंड होपफुली हमारा जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आज की वीडियो में खत्म हो जाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में हमने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ी थी एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन वगैरह हमने उससे लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। सो हमारा जो मेन चीज है वो सब खत्म हो गया है। आज की वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि क्या, एकदम बेसिक थ्योरम है, जस्ट सुपरफिशियल लेवल पे हम पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इन डेप्थ जाने की जरूरत हमें नहीं है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड जो कल की मतलब फ्राइडे की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम आपका एक टाइप ऑफ रिवीजन ले लेंगे डिफरेंशिएशन का, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी लंबा टॉपिक है। तो उसका एक रिवीजन ले लेंगे जो आपकी मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे साथ में। सो फॉर नाउ हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका ओवरव्यू मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था। देखो हमारे पास जनरली क्या होता है, y होता है एक फंक्शन। इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हम dy बाई dx पे आ जाते हैं। हमारे पास y कुछ फंक्शन दिया होगा, sin x, cos x, e की पावर x, log x, कुछ भी रैंडम फंक्शन दिया होगा y, उसको हमने डिफरेंशिएट करा एक बार। हमने जब क्या करा, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हम पहुंच गए dy बाई dx पे। अब हमारे पास एक फंक्शन हो गया dy बाई dx। जैसे अगर ये sin x है तो हमारे पास dy बाई dx cos x हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल्स टू cos x। अब हम dy बाई dx को अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है मींस दो बार डेरिवेटिव लेना है। एंड अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। मींस यहाँ पे जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतनी बार डिफरेंशिएट कर देना है। सेकंड ऑर्डर का है मींस दो बार। अगर थर्ड ऑर्डर का होता तो इसके आगे हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। y से हमारे dy बाई dx पे। अब देखो मैंने क्या क्या बताया था, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल dy। कैपिटल डी का भी यही मतलब होता है। कैपिटल डी का क्या होता है, d अपॉन dx होता है कैपिटल डी का मतलब। या फिर एक नोटेशन और है, उस टाइम पे मैंने नहीं कराई थी, आज देखो एक नोटेशन और होता है। y है, एक बार डेरिवेटिव करा तो हमने y1, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आपका f डैश x तो होता ही है, ठीक। ये चार नोटेशन होते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के। देखो dy बाई dx, जनरली हम dy बाई dx यूज करते हैं या फिर f डैश x यूज करते हैं। आपका एक तो कैपिटल D उसके साथ y, या फिर आपका y1 या फिर f डैश x। हम जनरली फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला, ये दोनों जो जिस पे सर्कल है वो हम जनरली यूज करते हैं। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैंने आपको इसका बताया था कि इसका नोटेशन क्या होगा। इसका होगा d2y अपॉन dx2, या तो आप इसको ऐसे रीड करो d2y अपॉन dx2 या फिर d स्क्वायर y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 या फिर d स्क्वायर y अपॉन dx2, ठीक। ये हो गया आपका एक दूसरी बार डेरिवेटिव निकाला तब। यह हो गया आपका फर्स्ट वाले से सिमिलर। अब देखो अगर इस फॉर्म में लिखना है आपको dy में तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंपली d स्क्वायर y। सिंपली आप लिख दोगे d स्क्वायर y, कैपिटल D स्क्वायर। एक बार डेरिवेटिव करा तो y1, दूसरी बार डेरिवेटिव करा तो y2। एक बार डेरिवेटिव करा तो f सिंगल डैश x, दूसरी बार डेरिवेटिव करा तो x डबल डैश x। तीसरी बार करते हैं तो तीसरी बार कैसे हो जाता है d3y अपॉन dx3, फिर आपका d3y अपॉन y3 अपॉन नहीं मतलब y1 y2 y3 एंड फिर आपका f ट्रिपल डैश x। मतलब जितनी बार डेरिवेटिव करते जाएंगे उतनी बार यहाँ पे डैश लगाते जाएंगे, नंबर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे पावर इंक्रीज करते जाएंगे, या फिर dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx2, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे आए हम थर्ड डेरिवेटिव में। थर्ड डेरिवेटिव ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है बट यस आपको जस्ट एक नोटेशन कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। मेन है हमें इस पे फोकस करना है, इस वाली लाइन पे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चार बेसिक तरीके हैं एंड जनरली हम ये वाला तरीका यूज करेंगे या फिर कभी कभार ये फंक्शन। एंड कब आपके एनसीईआरटी में आपका ये फंक्शन भी यूज किया गया है। इन शॉर्ट हम सारे यूज करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर y2 लिखा है तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है,
y1 लिखा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है। एंड y2 इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू कैपिटल डी स्क्वायर वाई, ये सब चीजें आपकी इक्वल है। अब देखो आपके दो तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपको y इक्वल्स टू कोई भी रैंडम फंक्शन दिया होगा। इसमें दो तरह के कौन से क्वेश्चन आएंगे, एक तो y इक्वल्स टू कुछ फंक्शन दिया होगा, उसको आपसे बोला होगा फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको सिंपली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने को बोला गया होगा। एक फंक्शन दे देंगे y एंड उससे आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने को बोल देंगे। या फिर ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, एक इस टाइप के क्वेश्चन है आपके बुक में एंड आपके सिलेबस में भी इसी टाइप का। एंड दूसरे टाइप का क्या है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि प्रूफ, एंड आपको एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे देंगे, वो एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करना होगा जिसमें आपका y2 उसके साथ आपका कोई कोफिशिएंट होगा, फिर प्लस माइनस या फिर y1 फिर इक्वल्स टू y, इस टाइप में आपका कोई एक्सप्रेशन होगा, वो आपको प्रूफ करना होगा। आप y2 y1 समझ जाना कि यहाँ पे आपकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है एंड यहाँ पे आपकी y1 का dy अपॉन dx एंड y तो आपका क्वेश्चन में गिवन ही है। तो आपका या तो प्रूफ करने वाली चीजें आएंगी या फिर सिंपली बोल देगा कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। हमने लास्ट लेक्चर में एक देखा भी था कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की आपकी एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज में आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड d2y अपॉन dx2। देखो जो मैंने फर्स्ट टाइप बताया था उस टाइप में बोला गया है फाइंड d2y अपॉन dx2 इफ y इक्वल्स टू y is equals to x cube plus 10x, y equals to x cube plus 10x, इस तरह, इसके आगे कुछ नहीं है, बस इतना आपका क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड d2y अपॉन dx2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एंड y की वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 10x। सो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। आप लिखोगे गिवन y इक्वल्स टू आपका फंक्शन लिखोगे जो भी गिवन है आपका 10x प्लस एक्स क्यूब, ये आपका फंक्शन गिवन है। उसके बाद आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पूरा प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा आपका, y1 लिख लो या फिर dy अपॉन dx लिख लो इक्वल्स टू। अब आप एक बार डेरिवेटिव करो इसका, एक बार डेरिवेटिव करा तो एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर प्लस 10x का हो गया sec स्क्वायर x, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, 10x का हो गया sec स्क्वायर x। उसके बाद आप लिखो नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालना है, रिप्रेजेंट कर दो आप पहले d2y अपॉन dx2। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, मीन्स आपका 3x स्क्वायर था तो ये आपका 6x हो जाएगा प्लस ये पहले तो पावर बाहर आएगी 2, फिर आपका sec x एंड sec x का हो जाएगा sec x 10x। देखो sec स्क्वायर x का क्या हुआ 2 sec x, फिर जो sec x था उसमें चेन रूल लगी, sec x 10x, x का हो जाएगा 1। आप चाहे लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x। देखो ये sec x एंड ये sec x मिलके sec स्क्वायर x एंड यहाँ पे 10x। तो आपका एक क्वेश्चन ये हो गया कि आपको d2y अपॉन dx2 कैलकुलेट करना था, आपको y इक्वल्स टू समथिंग गिवन था फंक्शन में। नाउ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका हम एक प्रूफ का क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज आपको प्रूफ करनी है एंड आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो अभी सॉल्व करते हैं। गिवन है इफ y इज इक्वल्स टू कैपिटल A साइन x प्लस कैपिटल B cos x, y इक्वल्स टू दिस, देन शो दैट। अब देखो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया। शो दैट क्या शो करना है हमें, d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, हाँ यही क्वेश्चन है। या फिर वो यहाँ पे d2y अपॉन dx2 ना लिख के वो सिंपल ये लिख देता y2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब जिसको ये नहीं पता होगा कि y2 और ये एक ही बात है वो कंफ्यूज हो जाएगा एंड शायद वो क्वेश्चन गलत कर दे या फिर अटेम्प्ट ही ना करे इसे देख के। तो आपकी नोटेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। सो ये हो या फिर ये हो एक ही बात है, या फिर यहाँ पे f डबल डैश x लिखा होता, सारी एक ही बात है। देखो अब y गिवन है, आप लिखोगे गिवन y इक्वल्स टू a साइन x प्लस b cos x। ये आपका एक फंक्शन हो गया y गिवन है। उसके बाद आपने निकाला
डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि गिवन वाई इक्वल्स टू दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए साइन एक्स है तो मीन्स ए कॉस एक्स हो जाएगा, ए आपका कांस्टेंट है, प्लस बी कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स ले लिया, यहाँ पे हमने प्लस को बना दिया माइनस, तो आपका हो गया ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। इसके बाद आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो गया आपके एलएचएस में। इसका डिफरेंशिएशन एक बार और क्या, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू ए एज इट इज कॉस एक्स का हो गया आपका साइन एक्स माइनस साइन एक्स होगा, यहाँ पे हमने नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव एज इट इज बी साइन एक्स का हो गया आपका कॉस एक्स। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे हमें y रिप्रेजेंट कर पाए, इस फॉर्म में लेके आ पाए आंसर वो अपने डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने पे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये हो गया। अब आपको देखो, आप ध्यान से देखो, ये y की वैल्यू y इक्वल्स टू दिस, तो हम इस पूरे की जगह y लिख सकते हैं, मीन्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू नेगेटिव एज इट इज, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू y है, y को उस साइड ले जाओ, आपका आंसर आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, मतलब जो चीज प्रूफ करने को बोली थी ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू 0 आपने शो करके दिखा दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी आपका प्रूफ करने वाली चीज है। ज्यादातर जहां पे आपसे गड़बड़ होगी वो चीज होगी कि आपको प्रूफ कैसे करना है, क्योंकि उसमें आपको हो सकता है प्लस माइनस कुछ कॉमन लेना पड़े, कुछ चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़े, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। गिवन है y इक्वल्स टू 3 ई रेस टू द पावर 2x, ई रेस टू द पावर 2x, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में, फिर आपका प्लस 2 ई रेस टू द पावर 3x, शायद से यही क्वेश्चन है, ठीक। एंड क्या शो करना है, हमें शो करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, देन क्या है हमारा माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद है प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है एंड हमें ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन प्रूफ करना है कि ये ट्रू है। देखो, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सिंपली y, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपका ये तीनों चीज भी इन्वॉल्व हो सकती है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx आएगा आपका e रेज टू द 3 एज इट इज e रेज टू द पावर 2x का e रेज टू द पावर 2x एंड 2x में से 2 बाहर आके आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मींस यहाँ पे 6 e रेज टू द पावर 2x हो गया आपका हो गया 6 e रेज टू द पावर 2x प्लस इसमें भी आपका आई थिंक 6 e रेज टू द पावर 3x हो जाएगा, 2 एज इट इज e रेज टू द पावर 3x का e रेज, ठीक। उसके बाद हम निकाल लेंगे d2y अपॉन dx2, इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा 12 e रेज टू द पावर 2x प्लस 6 3 से 18, आपका 18 e रेज टू द पावर 3x, 18 आएगा। देखो 6 कांस्टेंट बाहर, फिर आपका जो 3 मल्टीप्लाई में आएगा 6 3 से 18, आप उसे 18 लिख दोगे एज इट इज। सो यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो यहाँ पे हमें कोई कुछ भी चीज सॉल्व होती नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि आपका y इस फॉर्म में गिवन है, आपका ये इस फॉर्म में गिवन है, तो हम कैसे सॉल्व करें। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें से आप पहले 6 कॉमन लेके देखो, आपको कुछ चीजें सॉल्व होती हुई दिखेंगी। 6 कॉमन लेके देखो, इसमें 6 कॉमन लोगे तो 6 कॉमन लेने पे यहाँ पे, अब देखो या फिर आपके पास दो तरीके हैं, आप तो या तो कॉमन ले लो, इसमें कॉमन लेने से काम नहीं बनेगा, आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, जो हमारे कुछ यूज का नहीं है। यहाँ पे हम 6 कॉमन नहीं ले सकते, सिंपल। आपका d2y अपॉन dx2 निकाल गया, आपका dy बाई dx निकल गया, आपका y निकल गया। अब क्या करना है, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर इक्वेशन में, लेट्स से ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड ये इक्वेशन नंबर 3, जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें जो आपका कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई करो। जैसे आपका d2y अपॉन dx2 में कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो आपका ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद आपका ये -5 मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो आप क्या करोगे, -5 dy बाई dx इज इक्वल्स टू, आप -5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, -5 से मल्टीप्लाई करा तो आपका -30 e रेज टू द पावर 2x -30 e रेज टू द पावर 3x।
ये आपका -5 dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक, उसके बाद y में आपका 6 से मल्टीप्लीकेशन है, तो आप 6y कैलकुलेट करके देख लो। 6y कैलकुलेट करा तो आपका 18 e रेज टू द पावर 2x प्लस 6 टू 12 e रेज टू द पावर 3x। अब आप इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करके देखो। LHS ऐड करो पहले। LHS ऐड करा मतलब कि d2y अपॉन dx2 इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 4 से LHS आया -5 dy बाई dx एंड इक्वेशन नंबर 5 से आया आपका LHS प्लस 6y इक्वल्स टू, ये आपने LHS ऐड कर दिया। ठीक, अब RHS कैसे करेंगे? RHS में e रेज टू द पावर 2x देखो पहले, e रेज टू द पावर 2x, e रेज टू द पावर 2x, e रेज टू द पावर 2x। हमें दिख रहा है कि 12 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 30 e रेज टू द पावर 2x। ठीक, ये पॉजिटिव 30 एंड ये नेगेटिव 30 मीन्स ये 0 e रेज टू द पावर 2x। 18 प्लस 12 30 एंड ये पॉजिटिव 30 बन गया दोनों का सम, एंड ये -30 ऑलरेडी था। सिमिलरली e रेज टू द पावर 3x में यहाँ से 18 आया, यहाँ से 12 आया आपका, प्लस पॉजिटिव 30 एंड यहाँ से नेगेटिव 30, ये भी आपका 0 e रेज टू द पावर 3x हो गया। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 0। अब देखो, इसमें हमने कुछ भी प्लस माइनस कॉमन नहीं लिया, इसमें हम चाहते तो 6 कॉमन लेते, फिर आपकी बड़ी सी एक्सप्रेशन बनती, सॉल्व हो जाता कॉमन लेके। बट ये मेथड देखो आपने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। -5 से मल्टीप्लाई करा सिंपल, इसमें 6 से इसमें मल्टीप्लाई करा, एंड आपने दोनों साइड को LHS एंड RHS तीनों इक्वेशन को ऐड करा, आपका फाइनल आंसर ये आ गया। सो दो मेथड है बेसिकली, मतलब प्रूफ करने वाले, जो आपके क्वेश्चन प्रूफ करने का जो मेथड है उसमें दो आपके ऑप्शन है। सबसे पहला क्या है कि आप कुछ मैनिपुलेट करो, मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप उन इक्वेशंस में, जैसे आपका d2y अपॉन dx2 कैलकुलेट हो गया, आपका कुछ पर्टिकुलर आंसर आ गया। अब इसमें से ही आप चाहे तो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में हम 6 कॉमन लेने की सोच रहे थे, 6 कॉमन लेते, फिर वो आपका डिवाइड में या फिर मल्टीप्लाई में कुछ जाता, मतलब ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आएगा इसमें ही आप कुछ आगे पीछे करके फाइनल आंसर तक पहुंच जाओ। या फिर आप जैसे हमने जस्ट अभी करा, तीनों मतलब जितने भी एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन काम करो आप, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है, जैसे हमें ये गिवन था, हमने इसके अकॉर्डिंग काम करा, d2y अपॉन dx2 एज इट इज रहा, फिर -5 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से मल्टीप्लाई करा y में, इन तीनों को ऐड कर दिया, तो हमारा जो फाइनल आंसर था वहां तक हम पहुंच गए। तो अगर इन केस आपका इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो एग्जाम टाइम में आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, ये चीज आपकी ठीक हो जाएगी। मतलब एग्जाम टाइम में इससे आपका कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे आपके। नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, थोड़ा सा काम ज्यादा है बट यस। इसके बाद है हमारा गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। सिंपल फंक्शन गिवन है, एंड क्या प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है, सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2, ठीक, d2y अपॉन dx2 माइनस x dy बाई dx माइनस x dy बाई dx इज इक्वल टू 0। हमें ये चीज प्रूफ करनी है, माइनस x dy बाई dx। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, dy बाई dx क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हमारे पास ये आएगा। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, हमें d2y अपॉन dx2 के साथ में कुछ चाहिए। साथ में हमें क्या चाहिए, साथ में जो चाहिए वो हम देख रहे हैं कि इसके साथ रूट में है अंदर। अगर हम इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, मतलब इसमें अब क्वोशंट रूल लगा के डेरिवेटिव होगा अगर अगले स्टेप में हम जाएंगे, तो अगर हमने डायरेक्टली इसमें क्वोशंट रूल लगा दिया तो नीचे तो आपका ये एज इट इज रहेगा, लेकिन जो ऊपर जो न्यूमरेटर में बनेगा वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब आप पहले रूट लिखोगे, फिर इसका 1 का 0 बनाओगे, फिर आप इस वाले का डेरिवेटिव लोगे, फिर आप दूसरी चीज बनाओगे। उससे बेटर है आप एक चीज ये कर सकते हो, रूट वाले को, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को जो डिनोमिनेटर में उस साइड मल्टीप्लाई में ले जाओ। कैसे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1। ये देखो, ये आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बस डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई उस साइड कर दिया। डिफरेंशिएट कर दो अब दोनों साइड। डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन है, मतलब कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, जिसको फर्स्ट मान लेते हैं इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक, फर्स्ट एज इट इज
इसका डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार हो रखा है दूसरी बार करेंगे तो d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2, ठीक। बीच में हमारा प्लस dy बाई dx एज इट इज। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो रूट का लेंगे, रूट का क्या होता है 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपका रूट x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x। तो वही चीज हमने यहाँ अप्लाई करी। तो देखो इसका अगर हम कंपेयर करें तो हमारा रूट के अंदर वाली चीज यहाँ आ गई। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हम इसके जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 का हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस ऑफ 2x। यहाँ से हम माइनस हटाते हैं, यहाँ पे हम प्लस को माइनस बनाते हैं, मीन्स प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ से हम पूरा हटा के ये ले लिया हमने, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया एंड 1 का डेरिवेटिव हमारा हो गया 0। हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2, फिर आपका हुआ माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या करें, हमने क्या करा कि मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो इस साइड पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस एक्सप्रेशन से फिर इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करा तो रूट से रूट मतलब कि पावर आपकी मतलब पावर 1 हो गई, पावर हाफ थी यहाँ पे। तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट गया आपका एंड d2y अपॉन dx2 हो गया, ठीक। माइनस फिर आपका न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था, कैंसिल आउट हो जाएगा x, dy बाई dx बचा इक्वल टू 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0। ये एक्सप्रेशन आपका प्रूफ हो गया। देखो ये एक्सप्रेशन आपका, ये फाइनल आंसर आपका आ गया एंड ये चीज आपकी प्रूफ हो गई। इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में आपके काफी इजी क्वेश्चन है एंड एक आधे क्वेश्चन जो टफ हैं उसको हम अगले लेक्चर में मींस की जो फ्राइडे को अपलोड होगा उसमें डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ हम मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम जो आपकी सिलेबस में नहीं है बट आपको ओवरव्यू, आपको सुपरफिशियल लेवल पे हम बता देते हैं कि कैसे कैसे है। हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन मींस डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन मींस अगर कोई फंक्शन है f(x) उसका डेरिवेटिव निकाला हमने तो हमने बेसिकली उसका स्लोप निकाल लिया। कोई फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो या फिर उस फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालो, एक ही बात है। डेरिवेटिव निकाला किसी फंक्शन का, लेट से x इक्वल्स टू c पॉइंट पे, x इक्वल्स टू c पॉइंट पे हमने एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, लेट अगर आपका y इक्वल्स टू साइन x एंड x आपका पाई बाई 2 दे रखा है, हमें पाई बाई 2 पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करेंगे dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx साइन x का हो जाएगा cos x। अब x की जगह हम पाई बाई 2 रख देंगे, पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 आपका होता है 1, ठीक। नहीं cos पाई बाई 2 होता है आपका 0। y इक्वल्स टू साइन x था, मतलब कि ये जो dy बाई dx आपकी वैल्यू आई एट पाई बाई 2। ये आपकी डिफरेंशिएशन की मतलब जो डेरिवेटिव निकला आपका cos x उसकी वैल्यू है पाई बाई 2 पे उसकी वैल्यू 0 है। सिंपल इसका मतलब है, मतलब y फंक्शन था sin x, डेरिवेटिव लिया, पॉइंट रखा x, 0 क्या है, 0 इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। फिर से सुन लो एक बार, 0 क्या है, 0 हमारी वो वैल्यू है जो डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट होने के बाद जो फंक्शन मिलेगा उसमें अगर हम पाई बाई 2 रखें तो हमें 0 मिलेगा। इन शॉर्ट ये मतलब है। सो अगर आप किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालो, कोई फंक्शन है f(x) उसका x इक्वल्स टू c पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव निकाला, या फिर किसी पर्टिकुलर x इक्वल्स टू c पॉइंट पे f(x) फंक्शन का स्लोप निकाला, f(x) फंक्शन का हमने स्लोप निकाला एट x इक्वल्स टू c। अब हम स्लोप निकालें, डेरिवेटिव निकालें, आपका फाइनल आंसर 1 आएगा। अब आगे देखो, अब आगे क्या होगा, ग्राफ बना के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट से आपका कोई ग्राफ है, आपका कोई रैंडम ऐसा कर्व है। सबसे पहले ये आपका एक पॉइंट है B एंड अगर FB मतलब y इक्वल्स टू आपका f(x) फंक्शन है, y इक्वल्स टू f(x) आपका कोई रैंडम फंक्शन है, उसका ग्राफ हमने ये बनाया। हमने पॉइंट डाला B
तो हमारा वाई एक्सिस एफ बी आ जाएगा ऑब्वियसली। इस रिलेशन से हमने एक पॉइंट और डाला ए, उसका दूसरा आ गया एफ बी, मतलब वाई कोऑर्डिनेट आ गया एफ बी। हमने लेट करा एक पॉइंट यहाँ पे सी, जिसमें वाई कोऑर्डिनेट आपका आ गया एफ सी। ठीक, अब यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करी, मीन्स ए एंड बी जो पॉइंट है यहाँ पे आपका पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, आपने दोनों पॉइंट को मीट कर दिया, मतलब दोनों पॉइंट को आपने मिला दिया आपस में, तो आपकी एक लाइन बन गई। ठीक, अब आप जो पॉइंट सी है वहां पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो इस कर्व पे, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो। आपने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा, टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे यहाँ पे कट हो रहा है, आपने सी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा। अब इस टेंजेंट का, ये जो टेंजेंट है इसका आप स्लोप निकाल के बताओ। इसका स्लोप यहाँ पे लेट से यहाँ पे थीटा है, तो इसका स्लोप आप बोल दोगे टेन थीटा। बट अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इस टेंजेंट का स्लोप एंड ये जो ए बी लाइन है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इस लाइन का स्लोप लेट से m1 एंड इस जो टेंजेंट है उसका स्लोप m2, तो हमारा m1 इज इक्वल्स टू m2 होगा। मतलब जो ये जो दूसरी लाइन है इसके पैरेलल लाइन का हम वो स्लोप निकाल लें, तो हमारे जो टेंजेंट वाली लाइन है उसका स्लोप भी हम निकाल लेंगे। आपने लास्ट ईयर ये पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। तो आपकी जो ए बी लाइन है एंड ये जो टेंजेंट है, अगर आपस में ये पैरेलल है तो हमें जो टेंजेंट का वो चाहिए m2 चाहिए हमें, तो हम क्यों ना पहले m1 कैलकुलेट कर लें। एंड हमें ये पता है कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो स्लोप आपके इक्वल होंगे, तो हमारा m1 इक्वल्स टू m2, हमारा फाइनली m2 निकल जाएगा। हमें एक चीज और पता है, क्या? स्लोप निकालें किसी कर्व का एट मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी हमने, उस टेंजेंट का हम स्लोप निकालें या फिर डेरिवेटिव निकालें, एक बात है। देखो अभी हमने जस्ट डिस्कस करा, किसी भी कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, उस टेंजेंट का हम क्या निकालें, हम निकालें स्लोप। हमने सबसे पहले कर्व ड्रॉ करा, कर्व पे हमने एक पॉइंट लिया सी, उस सी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, जो टेंजेंट बन के आई है उसका हमने स्लोप निकाला। या फिर इस पर्टिकुलर कर्व का हम डेरिवेटिव करें एंड उसमें सी इनपुट डालें, तो हमें एक ही चीज मिलेगी, मतलब स्लोप एंड डेरिवेटिव एक ही चीज है। आप चाहे स्लोप बोल लो उसको एट पॉइंट सी, या फिर आप डेरिवेटिव बोल लो एट पॉइंट सी, एक ही बात है दोनों। तो हम यहाँ पे m2 लिख रहे हैं, किसका? सी पॉइंट पे जो आपकी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है उसका वो है, स्लोप है। ठीक, स्लोप बोलो या फिर आप बोलो एफ डैश, तो ये आपकी एक ही बात है। आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना के स्लोप निकालो, या फिर उस पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, आप एफ डैश एक्स निकालते हैं। अब आप चाहे एक्स की जगह उस पॉइंट की वैल्यू रख दो एफ डैश सी, तो आपकी स्लोप निकाला। स्लोप में हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने स्लोप निकाल लिया, ठीक, या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव निकाला, ये आपस में एक ही बात है। अब देखो हमारी स्लोप वाले रिलेशन से मीन्स m1 इक्वल्स टू m2, ये हमें पता है m1 इज इक्वल्स टू m2 एट पॉइंट c। सी पॉइंट पे जो हमारी टेंजेंट है उसका स्लोप इस वाली स्लोप के इक्वल है। कैसे? हमने 11th क्लास में पढ़ा है, दो पैरेलल लाइंस हैं तो उसका आपस में स्लोप इक्वल होगा। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने स्लोप निकाला या फिर उस कर्व पे हमने उस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला, वो आपस में एक ही बात है। तो ये हो गया आपका एफ डैश सी, एफ डैश सी हो गया, ये m2c हो गया एंड m1। अब बीच में से हम m2c गायब कर देते हैं, यहाँ पे हम m1 रहने देते हैं। आप देखो m1 कैसे निकालोगे, हमें m1 निकालने का सिंपल मेथड पता है, क्या? हमने लास्ट ईयर पढ़ा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमें फॉर्मूला पता है। बीच में से m2 गायब करा तो हमारा m1 इक्वल्स टू ये हो गया, हमने स्लोप पढ़ रखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब लाइन पे आ जाओ, इस वाली लाइन पे आ जाओ, ए बी लाइन पे। ए बी लाइन पे हमारे y2 ये है एंड y2 x2 y1 x1। अब देखो क्या होगा, स्लोप निकाल लो पहले। m1 इक्वल्स टू क्या है हमारा एफ बी माइनस y1 है हमारा एफ ए, x2 है हमारा b माइनस ए, ये हो गया हमारा स्लोप। अब स्लोप हमारे एट द एंड किसके इक्वल है? डेरिवेटिव के इक्वल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, डेरिवेटिव के इक्वल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ डैश सी is equals to एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखो आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आएगा वो किसके इक्वल होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए।
इससे पहले कुछ बातें हैं, मतलब ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला। इससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या बातें? आपका देखो, सबसे पहले हमने ए एंड बी लिया था, वो चीज़ आपने ध्यान नहीं दी। हमने ए लिया था एंड बी पॉइंट लिया था, यहाँ पे बी कॉमा एफ बी पॉइंट था, एंड ये आपका बी पॉइंट यहाँ पे था। ए और बी क्या है इसमें? इसमें ए एंड बी क्या है, ठीक। ये चीज़ हम मिस कर गए बीच में। तो अब हम ये पता करते हैं कि हमारा ए एंड बी क्या है। सबसे पहले जो हमारा कर्व है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, देखो कोई भी कर्व का डेरिवेटिव कब निकलेगा? जब वो कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है किसमें? ए एंड बी में, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, एंड हमारा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। हमारा एफ एक्स जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। हमारा फंक्शन देखो, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है इन क्लोज्ड इंटरवल, वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ओपन इंटरवल मतलब ये जो राउंड ब्रैकेट्स लगे हैं, ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगे हैं, ठीक। ये दो चीज अगर आपकी हैं, अब देखो ये मैं मीन वैल्यू थ्योरम पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है ए कॉमा बी, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, एंड वो डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, देन एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सी, देन सी जो कि आपकी ए कॉमा बी, मतलब ए या फिर ए और बी के बीच में एक नंबर होगा सी, जो कि ये रूल फॉलो करेगा। एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपकी मीन वैल्यू थ्योरम है। यहाँ से मैं ग्राफ में रब कर देता हूँ। यहाँ ग्राफ आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था कि ग्राफ होता क्या है, मतलब डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव एक फंक्शन का एंड स्लोप उस टेंजेंट का क्या आपस में रिलेशन है, इस फॉर्मूले तक हम कैसे पहुंचे वो चीज समझाने के लिए। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में कॉन्टिन्यूअस है एंड ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है कोई पर्टिकुलर फंक्शन, ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं, तो एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जो ए और बी के बीच में होगा। हमने कर्व बनाया था तो हमारा ए इधर था, बी इधर था, एंड इसको अगर एक्स एक्सिस पे लेके जाते एंड यहाँ पे सी था, तो हमारा सी जो है वो ए एंड बी के बीच में आ रहा है, मतलब इसके बीच में आ रहा है कहीं। तो ये चीज भी ध्यान देने वाली थी। तो हमारा जो नंबर सी है वो ए और बी दोनों के बीच में होगा, सच दैट वो ये चीज फॉलो करेगा। ये अगर ये तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं तो हम पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बोलेंगे फॉर एफ एक्स मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड, या फिर मीन वैल्यू थ्योरम इज प्रूव्ड, जो भी आप लिखना चाहो। अब देखो मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ ली। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो पॉइंट है उसमें हमारा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो जाए। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया तो हमारा जो एफ डैश सी है, ध्यान से देखो, इसके अकॉर्डिंग इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एफ डैश सी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक। अब इसमें अगर ये तीन चीज इंक्लूड हो गई, ये एंड ये, अगर ये तीन चीज हो रही हैं तो इन तीन चीज को मिला के हमारी रोल्स थ्योरम बन गई। एमवीटी, पहले रोल्स थ्योरम को हटाओ, पहले मीन वैल्यू थ्योरम देखो। हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो एक सी आपका एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा ए और बी, मतलब एक सी होगा जो ए और बी के बीच में होगा, जो कि आपकी ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब आपको क्वेश्चन में क्या चीज गिवन होगी? आपको एफ एक्स गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको ए गिवन होगा, आपको बी गिवन होगा, ठीक। आपको सी बताना होगा, सी क्या है। सी आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर सी आपका ए और बी के बीच में है तो वो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड। अगर आपका सी ए और बी के बीच में नहीं है, या फिर ए से छोटा है बी से बड़ा है, तो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड। इन शॉर्ट आपको सी कैलकुलेट करना है। अगर आपका सी इन दोनों के बीच में कहीं है
तो आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी मीन वैल्यू थ्योरम, अगर नहीं है तो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं होगी। सिंपली आपको ये चीज करनी है। अब अगर रोल्स थ्योरम पे आए तो रोल्स थ्योरम में आपकी यहां तक तो चीजें सेम है, ये दो चीजें आपकी सेम है। आपको एफ एक्स गिवन होगा, आपको ए गिवन होगा, आपको बी गिवन होगा, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आप देख लोगे ए या फिर बी में, ए कॉमा बी में है या है नहीं, मतलब फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस है या नहीं क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। ये दोनों चीज देखने के बाद आप तीसरी चीज क्या देखोगे, आपका एफ बी शुड बी इक्वल्स टू एफ ए। अगर आपका ये तीसरी चीज भी फॉलो हो रही है तब आपका एक सी एग्जिस्ट करेगा, सी एग्जिस्ट सच दैट आपका सी जो है वो बिलोंग करेगा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए और बी के बीच में आपका एक नंबर होगा सी, जिससे कि एफ डैश सी शुड बी इक्वल्स टू 0। मीन वैल्यू थ्योरम में हम देखो लास्ट वाले जो हमने लास्ट थ्योरम डिस्कस करी उसमें हम एफ ए एंड एफ बी अगर इक्वल डालें तो हमारा क्या था, एफ बी माइनस एफ ए लिखा था न्यूमरेटर में। अब यही दोनों आपस में इक्वल है तो हमारा ओवरऑल आंसर 0 हो जाएगा। इसमें भी हमें वही करना है, पहले ही हमें ये चीज लिखनी है, मतलब आपकी कॉन्टिन्यूस डी होगी 90% ऑफ टाइम आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, 90 क्या 99%। उसके बाद आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। आपको ये चीज चेक करनी होगी। ये चीज भी अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम, तो हो पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है कि आपकी ये चीज भी इक्वल हो। आपको सी कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है आपको देखो, इस रिलेशन से सी कैलकुलेट करना है। डेरिवेटिव निकाला, एक्स की जगह सी रखा, इसको इक्वल टू 0 करा, सी की वैल्यू आ गई। ऐसे देखो, अगर आपका y इक्वल टू साइन एक्स गिवन है तो आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स हो गया आपका कॉस एक्स। आपका एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी मतलब एक्स की जगह सी रख दिया, कॉस सी हो गया आपका, ठीक। इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग ये इक्वल्स टू 0, तो हमारा सी इक्वल्स टू पाई बाई 2 ये आ गया। अब हमें देखना है ये पाई बाई 2 ए और बी के बीच में जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू बताई गई होंगी, लेट से हमारा ए 0 है एंड ये बी हमारा पाई है, हमारा पाई बाई 2 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, नहीं कर रहा तो रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड, सिंपल। ये आपकी दो थ्योरम्स थी। इसके ऊपर जो एक आधे क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके एक आधे क्वेश्चन दिखा दूंगा कल की वीडियो में। कल की वीडियो में क्यों, क्योंकि कल की वीडियो एकदम अब आपका जो कॉन्सेप्ट वाइज तो ये चैप्टर खत्म हो गया, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस के एग्जांपल है। एंड अगर कल टाइम बचा, मतलब कल की वीडियो ज़्यादा लंबी अगर नहीं हुई तो उसमें हम रिवाइज कर लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म रिवाइज कर लेंगे। उससे पहले हमने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम्स पढ़ा था, उन चीज़ों को हम रिवाइज कर लेंगे क्योंकि वो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में यूज होने वाला है। एंड फिर मंडे से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, रेट मेजर, टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। सो आज की वीडियो का आप यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चीज़ें समझ में आ रही है तो अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।